दी जा रही है ना। हाँ, तो वेतन रोजगार और स्वरोजगार में क्या अंतर है? हाँ, स्वरोजगार क्या होता है? खुद का बिजनेस, खुद का छोटा सा बिजनेस। बिजनेस मतलब खुद का पान का गल्ला खोलता है, खुद का नाश्ते का लारी खोलता है, समोसे की लारी खोलता है, वो भी स्वरोजगार हो जाता है ना। तो वो स्वरोजगारी कार्यक्रम के जो भी ऊपर उदाहरण दिए थे वो सब स्वरोजगारी कार्यक्रम के थे। उसमें निश्चित वेतन तय नहीं होता है, लेकिन वेतन में क्या होता है कि उसका एक निश्चित वेतन तय हो जाता है ना। उस प्रकार से उसको काम दिया जाता है, स्पेशल उसके लिए काम दिया जाता है। जैसे मैंने बोला था कि भाई मतलब किसान है, वो बारिश के मौसम में तो उसका काम रहता है, लेकिन बाकी के 8 महीने के लिए उसको उसी के गांव के लिए स्पेशल काम करवाया जाए, डैम बनवाया जाए, रोड बनवाया जाए, बिजली के खंभे लगवाए जाए, है ना। तो उसके लिए उसको दिन का निश्चित वेतन दिया जाता है, उसको वेतन रोजगारी कार्यक्रम बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यह कार्यक्रम गरीबी निर्मूलन के लिए व्यूह रचना का एक भाग है जो बहुआयामी उद्देश्य दर्शाता है। बहुआयामी मतलब अलग अलग तरीके से, केवल उसका उद्देश्य रोजगारी देना ही नहीं है, साथ में उसके पास से उस गांव का विकास करवाना भी हो सकता है ना। वेतन रोजगारी के लिए कार्यक्रम का लक्ष्यांक गरीबों को लिया जाता है जिसके पास से उसके भौतिक श्रम के अलावा कोई साधन नहीं होता, उसको भौतिक श्रम के अलावा उसकी कोई स्किल नहीं होती, कौशल नहीं होता, है ना। तो खुद से बिजनेस कर सके ऐसा कोई उसके पास मौका नहीं होता, क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल स्किल नहीं होती कि सिलाई का काम उसको आता हो, कि उसको कड़ा मतलब स्पेशल कोई काम आता हो। इस कार्यक्रम में केवल किसान मतलब कृषि के अलावा मौसम में बेरोजगारी पूरी नहीं की जाती, उसके अलावा पूर मतलब बाढ़, दुष्काल, अछत और अन्य कुदरती आफतों के दौरान भी ऐसे लोगों को रोजगारी दी जाती है, मजदूरी करवाई जाती है ना। इस कार्यक्रम के दौरान गाँव में मतलब ये ढांचाकीय सुविधाएं, जैसे कि मैंने बोला कि बिजली के खंभे लगवाना, है ना, पानी की नहर खुदवाना, ऐसे चीज़ों का विकास किया जाता है जिसमें श्रमिकों को योग्य वेतन प्राप्त हो उसके प्रयास किए जाते हैं। वेतन रोजगारी कार्यक्रम में खास करके 2 नाम है यहाँ पे। एक तो जवाहर रोजगार योजना, जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट किया था, और उसके बाद रोजगारी बाहेधरी योजना, हाँ, एम्प्लॉयमेंट बाहेधरी को क्या बोलेंगे, एश्योरेंस स्कीम, कार्यक्रमों का समावेश हुआ था। क्लियर हुआ ये टॉपिक? ये टॉपिक में किसी को कुछ पूछना है? प्रधानमंत्री रोज हाँ, नहीं आया समझ में। बेरोजगारी वाला चैप्टर है ना, इसके उसके अंदर इसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, वेतन रोजगारी कार्यक्रम के बारे में, है ना। इस चैप्टर में चलो शॉर्ट में दिया है इतना ही, और स्वरोजगारी कार्यक्रम के लिए थोड़ा बड़ा दिया है, लेकिन उसमें भी बेरोजगारी वाले चैप्टर में इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा दिया है डिटेल में, है ना। क्योंकि ये तो यहाँ पे तो केवल उद्देश्य है बेरोजगारी के रोजगार, स्वरोजगार लक्ष्य कार्यक्रम, वेतन रोजगार लक्ष्य कार्यक्रम, लेकिन उद्देश्य क्या है? गरीबी दूर करना। इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्मॉल दिया है, छोटा सा भाग दिया है। फिर भी समझ में नहीं आता है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो एक बेरोजगारी में करने के बाद समझ में नहीं आया तो उस टाइम पे पूछ लीजिएगा कि वहाँ पे ये मतलब खास करके बहुआयामी है। इसका अर्थ ये है कि उसको केवल बेरोजगारी ही दूर नहीं करवाई जाती, साथ में दूसरे काम होते हैं जो कि गांव के विकास के लिए काम करते हैं। जैसे कि नहर खुदवाना है, फिर जैसे बोला गया कि मैंने अभी बोला ना, बिजली के खंभे लगवाना, वो सब काम से क्या होता है? गांव का ढांचा की सुविधाओं भी गांव को मिलती है ना। तो वहाँ पे उन लोग उन गांव के लोगों को मजदूरी भी मिलती है, वेतन भी मिलता है ना। तो ये पार्ट इसमें आएगा, जो कल मैंने उसमें थोड़ा सा पार्ट समझाने के लिए कोशिश किया था, तब मैंने ऐसा उदाहरण दिया था। लेकिन ये पार्ट जो कल वाला मैंने बोला था, वो सरकार जब वेतन देती है तो वो वेतन रोजगारी कार्यक्रम में आएगा। लेकिन सरकार वेतन नहीं देती है, प्रोत्साहन देती है खुद के व्यवसाय चालू करने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्वरोजगारी कार्यक्रम। ठीक है,
सरकारी कर्मचारी हुआ कि नहीं तो हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे उसको हमेशा के लिए काम नहीं मिलता है, हमेशा के लिए उसको निश्चित नहीं किया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे रोजगारी बाहेधरी योजना है, उसमें इतना बाहेधरी दिया जाता है कि उसको 365 दिन में 180 दिन या ऐसा कुछ निश्चित है, उतने दिन उसको रोजगार मिलेगा। लेकिन उसको सरकारी वेतन मतलब पगार के रूप में नहीं मिलता है, वो दिन के हिसाब से उसको मिलता है कि इतने दिन काम किया तो इतना एक दिन का इतना मिलेगा, है ना। ज़्यादातर तो ये अभी तो ये चीज़ सब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में आ गई है, तो सरकारी कर्मचारी सीधा नहीं हुआ काम, पैसा सरकारी दे रही है लेकिन सीधा सरकारी कर्मचारी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार किसको देगी, कॉन्ट्रैक्टर को देगी, और कॉन्ट्रैक्टर किसको देंगे, इन लोगों को काम देंगे और उन लोगों को वेतन देंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना मतलब प्रधानमंत्री ने शुरू करवाया था उस टाइम पे 1919 के मतलब डेकेड में, मतलब दायका में संगठित क्षेत्र में रोजगार वृद्धि स्थगित हो गई थी, रोजगार में वृद्धि नहीं हो रही थी। उसके अलावा जाहिर क्षेत्र मतलब पब्लिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की वृद्धि नकारात्मक रही थी उस टाइम पे। पब्लिक मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में क्या है ना, नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिली थी कि कर्मचारी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, कर्मचारी आलसी रहते हैं, उसको बैठा पगार मिल जाता है। दूसरी तरफ बेरोजगारी के दर में ज़्यादा कमी हो रही थी, मतलब बेरोजगारी के दर में वृद्धि हो रही थी, मतलब रोजगारी में कमी हो रही थी। इस परिस्थिति को स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू करने में आई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षित बेरोजगारों को, जो पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी बेरोजगार है, ऐसे लोगों को मदद मिल सके, ऐसे स्वरोजगारों मदद कर, उस मदद मतलब कैसा, वेतन नहीं देना है, स्वरोजगार वो अपना चालू कर सके इसके लिए, या साहस मतलब एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं, है ना, स्थापना मतलब साहस चालू करने में मदद मिल सके, इसके लिए सरकार सहाय करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बाहेधरी कानून, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना, ऐसा एक कानून बनाया था 2005 में। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, बाहेधरी मतलब गारंटी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मंजूर करने में आया था, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम के द्वारा संपत्ति खड़ी करना, जैसे कि मकान बनाना, बिल्डिंग बनाना, स्कूल के लिए बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल के लिए बिल्डिंग बनाना, डैम बनाना, पुल बनाना, ब्रिज बनाना, नहर बनवाना, ये और ऐसी संपत्ति खड़ी करके हर वर्ष ग्रामीण, शहरी, गरीब और एवं नीचा और मध्यम वर्ग के कुटुंब को एक व्यक्ति को कम से कम 100 दिन की रोजगारी पूरी करने की कोशिश की जाती थी। वर्ष 2009 में नरेगा को सुधार के उसका नाम थोड़ा चेंज कर दिया, महात्मा गांधी, आगे महात्मा गांधी लगा दिया, तो क्या हो गया, महात्मा गांधी नरेगा, मनरेगा ही बोलते हैं उसको शॉर्ट में। रोजगार गारंटी कानून का स्वरूप अस्तित्व में आया। उसके बाद आवास योजना, आवास योजना पता है ना आपको? हाँ। और ये मनरेगा योजना में क्यों निश्चित किए? क्या? तो बहुत कम दिन हुए ना। 100 दिन इसलिए निश्चित किए कि उसको, हाँ, बाकी के दिन में तो मतलब जब भी उसको दूसरा रोजगार मिल रहा है, उस दिन उसको नहीं आना है, उसके बाकी के दिन में टोटली कम से कम 100 दिन उसको रोजगार दिया जाएगा। ये मौसमी बेरोजगारी को कम करने के लिए 100 दिन दिए है। इसका अर्थ ये नहीं कि उसको मतलब बाकी के दिन में वो काम नहीं कर सकता, वो बाकी के दिन में अपने छोटे मोटे काम करते रहेगा। किसान है, जैसे कि जैसे कि कुछ छोटे दूसरे मजदूर है जो दूसरे काम करते रहते हैं छोटे छोटे। आवास योजना, तो आवास योजना में क्या है कि जैसे मैंने उस दिन बताया था आपको कि अगर कोई एक गरीब है, पुअर फैमिली है ए, दूसरा बी, इसकी महीने की आय है 20,000 और इसकी भी महीने की आय है 20,000, है ना। उसका महीने का खर्च हो जाता है मकान के अलावा
मकान के अलावा दूसरा महीने का खर्च हो जाता है 19,000 और इसका मकान के अलावा महीने का खर्च हो जाता है 15,000, है ना। तो इसका 1,000 रुपया रहता है, इसका कितना रहता है 5,000 रुपया रहता है ना। अभी वो भाड़े पे या तो वो झोपड़ी में रहेंगे या तो भाड़े पे रहेंगे। अगर ये मतलब इसके पास 1,000 रुपया बचता है तो वो झोपड़ी में रहेंगे, झोपड़ी बना के, है ना। तो जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, झोपड़पट्टी, है ना, उसमें रहेंगे। इसके पास 5,000 रुपया बचता है तो वो क्या करता है कि भाई वो भाड़े पे रह लेंगे, है ना। तो इसका समझ लीजिए कि 4,000 या 4,500 भाड़ा भरता है महीने का, और इसका झोपड़ी में रहता है तो इसका कुछ वैसे तो खर्च नहीं होता, लेकिन फिर भी झोपड़पट्टी टूट गई ये सब उसमें मेहनत लग जाती है, तो इसका 500 रुपया वो गिन देते हैं। फिर भी इसका 500 बच जाता है, इसका 500 बच जाता है। कोशिश कर सकते हैं तो ये लोग 500 रुपये की बचत कर सकते हैं, लेकिन नहीं होती है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे खर्च दूसरे आ जाते हैं, कभी बीमारी का, कभी वो, है ना। तो अभी ऐसे लोगों को क्या किया जाए, इसको आवास योजना में उसको दिया जाए कि भाई हर महीने आपको 1,000 या मतलब 1,000 भी नहीं, बहुत कम रकम, 500 रुपया जितना या 800 रुपया जितना रुपया भर के हर महीने, हाँ, आपका खुद का घर बन सकता है ना। और उसमें आपको बहुत कम रकम भरनी है, तो वो क्या करेंगे, 4,500 भाड़ा तो नहीं भरेंगे भाड़ा, अगर उसको आवास योजना में मकान मिल रहा है तो नहीं भरेंगे, है ना। या तो फिर वो झोपड़पट्टी में रहते हो तो उसको झोपड़पट्टी में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि झोपड़पट्टी में इतनी सुरक्षा नहीं होती, बाढ़ आ जाती है, कभी मतलब बहुत ठंडी होती है, कभी बहुत गर्मी होती है, तो परेशानी होती है वहाँ पे पूरी सुविधाएं नहीं पहुँच सकती, बिजली की सुविधा, पानी की सुविधा, नल की सुविधा, ये सब जल्दी अच्छे से पहुँच नहीं पाता है झोपड़पट्टियों में, है ना। तो ये झोपड़पट्टी में ना रहना चाहिए, इसलिए उसको आवास योजना फ़ायदेमंद है। ये भाड़ा नहीं भरना चाहे, इसलिए उसको आवास योजना फ़ायदेमंद है। तो ये इस प्रकार आवास योजना काम करती है। तो यहाँ पे लिखा है, भारत में गांव में आज बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कुटुंब, परिवार अर्धस्थायी या काम चलाऊ मकानों में रहते हैं। अर्धस्थायी मतलब हमेशा के लिए स्थायी नहीं होता ऐसा मकान, या काम चलाऊ मतलब झोपड़पट्टी जैसा मकान, है ना। गरीबों के लिए योग्य मतलब आवास की सुविधा पूरी करने हेतु 1985-86 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले परिवार एवं अनुसूचित जाति और जनजाति के वर्ग की मकान की सुविधा पूरी करने के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू करने में आई थी, है ना। जो आदिवासी लोग थे, आज से अभी की बात नहीं करो, अभी खाली केवल 15 साल के पहले की बात करो ना, तो भी आवास मतलब वो बहुत आदिवासी लोग क्षेत्र के जंगल में ही रहते थे, है ना। तो उन लोगों के लिए आदिवासी मतलब अनुसूचित जाति वाले आ जाते हैं उसमें। इंदिरा आवास योजना शुरू करने में आई थी। इसके अलावा 2013-14 में राजीव आवास योजना अमल में रखी थी। शहरी क्षेत्र में भी गरीब कुटुंब गंदी झोपड़पट्टियों में रहता है। शहरी क्षेत्र में तेजी से बढ़ने वाली आवास की समस्या को ध्यान में रखकर 25 जून 2015 से शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू करने में आई है। आवास योजना को गरीब कुटुंबों को, गरीब परिवारों को रहने की सुविधा तो पूरी करती है, उसके साथ साथ रोजगार का सृजन भी महत्व का स्रोत बन जाता है, क्योंकि उसके लिए ये बिल्डिंग बनाई जाएगी। जो अभी एसएमसी के अलग अलग क्वार्टर्स बनते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे मजदूर को काम मिलेगा ना जब बनवाई जाएगी तब। उसके बाद सामाजिक सलामती की योजना। सामाजिक सलामती की योजना क्या है, बोलिए। आवास योजना उनको मतलब बना के तो दिया जाता है, पर उन लोग तो बिगाड़ देते हैं पूरा। हाँ, वो तो जो मतलब जिसको आदत नहीं है ऐसी जगह पर रहने की, उसके लिए थोड़ा परेशानी, प्रॉब्लम तो होगा, धीरे धीरे आदत पड़ेगी अच्छा रखने में, स्वच्छ रखने में, स्वास्थ्य मतलब वहाँ पे वो जो झोपड़पट्टी में पहले रहते थे उसको मतलब स्वच्छता रखने की इतनी आदत नहीं होती है। वो धीरे धीरे आदत सुधारनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझाया जा सकता है। जो हमेशा मतलब खेत में या जंगल में ही टॉयलेट जाते हैं, हाँ, उसको तो अभी स्टार्टिंग में तो नया नया टॉयलेट आएगा तो टॉयलेट में जाएंगे तो टॉयलेट मतलब पेट साफ ही नहीं होगा। उसको तो ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे खुला मैदान हो, तभी उसका टॉयलेट साफ होता है, पेट साफ होता है। आदत नहीं होती, क्या करें, धीरे धीरे आदत डालनी पड़ती है।
है ना। जिसको मतलब मिट्टी मिट्टी वाले घर में सोने की आदत हो, उसको टाइल्स में वो नींद जल्दी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, तो आदत डालनी पड़ती है धीरे धीरे। जिसको ज़मीन पे सोने की आदत हो उसको गद्दे पे नींद नहीं आएगी। जिसको गद्दे पे सोने की आदत हो उसको ज़मीन पे नींद नहीं आएगी। दोनों है, दोनों तरफ है। सामाजिक सलामती की योजना। भारत में गरीबी कम करने की व्यूह रचना के एक भाग स्वरूप विविध सामाजिक सलामती की योजनाएं का प्रारंभ किया गया था। असंगठित क्षेत्र में कामदारों के लिए 9 मई 2015 से अटल पेंशन योजना अमल में रखी गई थी। मतलब पेंशन योजना, वहाँ पे वो काम नहीं भी कर रहा है तो भी उसको पेंशन मिलेगा, असंगठित क्षेत्र के कामदारों को। लेकिन बहुत कम रुपया होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 18 से 70 साल की उम्र के व्यक्तियों को 12 रुपया नजीवा प्रीमियम के दर पर 2 लाख का आकस्मिक बीमा एवं वार्षिक 330 का प्रीमियम भर के 2 लाख का जीवन बीमा देने वाली जीवन ज्योति बीमा योजना शुरू करने में आई थी। किसान क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र में किसानों के पाक की निष्फलता के जोखिम के सामने रक्षण देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY शुरू करने में आई थी। ठीक है, ये भी तो अच्छी बात है। ये 12 और 330 वाला तो न्यूज़ में भी आया था उस टाइम पे। बाद में गए तो दो साल बाद पूछा तो वहाँ पे नहीं था, ये सब बंद हो गया था। बराबर है। अभी इसके बारे में तो अभी पता नहीं है कितना चलता है। ऐसा नहीं, बीमा कवच वाला तो बिहार में कितनी बाढ़ आई है, तो रोज हर साल आती है, तो वहाँ पे बाढ़ आती है तो किसान की खेती जाती है, तो क्या वहाँ पे बीमा कवच किया जाता है? लोगों ने बीमा लिया ही नहीं होगा तो कैसे कवच मिलेगा? बीमा का पैसा तो भरना पड़ेगा ना। भी है क्या पैसा भरना? पैसा तो भरना ही होता है, बीमा में पैसा भरना ही होता है। बीमा का अर्थ ही यही, सब 1-1 रुपये निकालो, जिसको परेशानी होगी उसको हम अचानक पैसा दे देंगे। और बाढ़ की बात तो अलग है, लेकिन मतलब आकस्मिक तरीके से फसल का प्रॉब्लम होता है तब ये लोग देते हैं। इसमें बहुत प्रॉब्लम है, मगजमारी है, ऐसा मतलब पैसा नहीं मिल जाता है तुरंत। जनधन योजना नाणक सरकारी है ना? हाँ, सब सरकारी है। जनधन योजना नाणकीय मुद्राकीय समावेशीकरण के द्वारा गरीबी के मूल में आघात लगाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना अर्थात प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 से करने में आई थी, जिसके प्रथम दिन को ही 1.5 करोड़ खाते मतलब 1 करोड़ 50 लाख खाते खोलने में आए थे। और 8 जनवरी मतलब 8 जनवरी तक उसकी संख्या 12.58 करोड़ मतलब 12 करोड़ 58 लाख खाते खुल गए। और उसकी रकम कितनी होगी, उसमें लोगों ने जो पैसा भरा है ना, वो 10,590 करोड़ की थापण, मतलब उसमें लोगों ने बचत रखी। किसी ने 500 रखा, किसी ने 1000 रखा, किसी ने ज़्यादा रखा। तो 12.58 करोड़ और 10,590 करोड़ को डिवाइड करो तो पता चलेगा एक खाते में एवरेज कितना गया। 10,590 भागा 12.58, 10,590 भागा 12.58 कितना होता है? 841.81। हाँ, मतलब एवरेज देखा जाए तो हर एक व्यक्ति ने 841 रुपया बैंक में जमा किया था। किसी ने 500, किसी ने 1000, है ना। तो जनधन योजना का महत्व क्या है और उसके लक्षण क्या है वो भी दिए गए। प्रति वस्ती बैंकिंग सेवा का मतलब अनुपात बढ़े और प्रादेशिक असमानता कम हो, उस उद्देश्य से यह योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसमें मतलब मूल में सरकार क्या लिखा है हिंदी में, हिंदी में एक बार पढ़ लो। जनधन योजना का महत्व देखो, ये योजना का महत्व और लक्षण तो अच्छे हैं,
है ना। लेकिन उसका पूरी तरह से पालन, मतलब ये योजना पूरी तरह से इतना भी सफल नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी अच्छा है कि लोगों को पहली बात तो बैंकिंग क्षेत्र के लिए, बैंकिंग में खाता खुलवाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। और यहाँ पे इसका उद्देश्य क्या है कि भाई प्रति व्यक्ति, प्रति आबादी बैंकिंग की सेवा का अनुपात बढ़े एवं प्रादेशिक असमानता कम हो, उस उद्देश्य से ये योजना प्रारंभ की गई थी, जिसके मूल में सरकार गरीब परिवारों को देने में आने वाली सहाय, है ना, वो सरकार गरीबों को पहले क्या करना पड़ता था, धक्के खाने पड़ते थे तब जाके उसको पैसा मिलता था। वो भी 1000 मिलना चाहिए था तो उसकी जगह पे 500 मिलता था, 2500 की जगह 1000 मिलता था, है ना। तो क्योंकि बीच में लोग खा जाते थे, खाने वाले बहुत थे, है ना। तो यहाँ पे अभी गरीबों को सहाय देनी है तो सीधा ही उसके खाते में जमा हो सकता है। उदाहरण स्वरूप अभी LPG के ऊपर जो सब्सिडी मिलती है ना, तो वो सीधा ही उसके खाते में ही जमा होती है ना। आप में से भी बहुत सारे लोगों का होगा। किस किस का है आप में से LPG का सब्सिडी मिलता है? LPG गैस का सब्सिडी किसको मिलता है? यार मेरे घर पे पहले मिलता था, अभी पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। बैंक में सीधा जमा होता था ना। हाँ। हाँ, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता था, हर महीने पैसा लेने जाना पड़ता, ऑफिस पे जाके लाइन में खड़ा रह के लेने जाना पड़ता, हाँ सर। है ना। लेकिन ऐसा है इसलिए ये सब्सिडी है कि मतलब डायरेक्ट बैंक में जमा हो जाए तो सबका खाता होगा, तब मतलब सबको खाता खुलवाने में इंटरेस्ट रहेगा ना कि सरकार सब्सिडी हमारे खाते में सीधा जमा करवाएगी, तो चलो हम खाता खोल लेते हैं। तो खाता खोलने के लिए मिनिमम मतलब समझ लो 500 रुपया तो कोई जमा करवाएगा ही करवाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि एवरेज 841 रुपया जितना पैसा लोगों ने जमा करवाया। जनधन योजना की मुख्य विशेषता ये है कि उसमें शून्य मतलब कुछ भी जमा रखना कंपलसरी नहीं होता है ना। जीरो बैलेंस के साथ खाता खुलवाया जा सकता है। लेकिन दूसरे कोई भी अकाउंट में ऐसा नहीं होता। सेविंग अकाउंट होता है तो उसमें कम से कम पहले 1000 था, बाद में 3000 और 5000 हो गया था, वापस 3000 हो गया है। और प्राइवेट बैंक में कम से कम 10,000 जमा रखवाना पड़ता है तब जाके खाता खुलता है। लेकिन इसकी विशेषता ये कि ज़ीरो बैलेंस पे खाता खुल जाता है। और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि 5 महीने के बाद आपको 5000 का ओवरड्राफ्ट भी मिल सकता है, लेकिन ऐसे ही नहीं मिलता। उसके अंदर जमा करवाए, निकाले, जमा करवाए, थोड़ा ट्रांजैक्शन होगा तब उसको ओवरड्राफ्ट मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता, है ना। लेकिन किसी को अचानक 6 महीने बाद अगर किसी को अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई, हाँ, तो वो वहाँ से ओवरड्राफ्ट निकाल सकता है, बाद में वापस पैसा भरना पड़ता है उसको। ओवरड्राफ्ट तो पता है ना सबको। इस योजना में 26 जनवरी के पहले खातों खुलवाने वाले को लिए भी स्कीम थी कि उसको जीवन बीमा का भी लाभ मिल सकता था, है ना। तो वो किसने करवाया अब मुझे पता नहीं है, किस ने लाभ लिया, कितने लोगों ने लाभ लिया। प्रधानमंत्री जनधन योजना मूलभूत तरीके से देखा जाए तो वित्तीय समावेशीकरण के लिए सर्वग्राही योजना गिनने में आई है। वित्तीय समावेशीकरण मतलब यहाँ पे पैसा सरकार कितने लोगों के से पहले कितने लोगों के पास से प्राप्त करती थी सरकार मतलब इंडिया, पूरी इंडिया की अर्थतंत्र है, उसके अंदर कितने लोगों का पैसा घूमता रहता था। जो बैंक में जमा करता था उसी का पैसा घूमता था ना। अर्थशास्त्र में हमने पढ़ा बैंकिंग वाले में। बैंक में आपने जमा करवाया तो उस जमा करवाने में से कुछ पैसा और मतलब कैश, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैश रिजर्व रखते थे, बाकी का पैसा वापस घूमता रहता था, है ना। तो वो दूसरी बैंक में जाता था, फिर वो तीसरी बैंक में जाता था, फिर चौथी बैंक में, उस प्रकार से पैसा घूमता रहता था। उस घूमते रहते पैसे में बढ़ोतरी करने के लिए क्या करना चाहिए, तो और लोगों को पैसा जमा करवाने के लिए बोलना चाहिए। कैसे बोला जाए, लोग खाता खोलेंगे तो बोलेंगे ना। तो वहाँ पे यहाँ पे इस प्रकार का काम करके छोटे छोटे लोगों के पास से भी पैसा जमा करवाया गया, है ना। वैसे तो जीरो बैलेंस से खाता खुल सकता है, लेकिन 5000 का ओवरड्राफ्ट का लालच मिलेगा तो क्या होगा, लोगों का पैसा वहाँ पे जमा रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज़, लोग क्या करते हैं, सब्सिडी के रूप में बैंक में पैसा जमा होता है तो क्या करते हैं, चलो अब हम खुद से तो जमा नहीं करते, लेकिन सब्सिडी का पैसा जो है आया है उसको निकालना नहीं है, भविष्य में काम लगेगा। लेकिन हाथ में आ गया तो पैसा खर्च हो जाता है। लेकिन बैंक में पड़ा रहेगा तो सोचेंगे चल वो नहीं उठाते हैं, हाथ में जो पैसा होगा तब काम करेंगे, वो पैसा थोड़ा तो बचत रखें, तो इस प्रकार उसके खाते में पैसा रहता है ना। और इस प्रकार उसके पैसे का समावेश, मतलब उन लोगों को भी हमने वित्तीय अर्थतंत्र के अंदर समावेश कर दिया, उनके पैसों को भी यूज़ करना चालू कर दिया। क्योंकि 10 करोड़
रुपया, कितना 10 करोड़ नहीं, कितना 10,590 करोड़ लोग रुपया उस खाते में जमा हुआ। इतना सारा पैसा उस खाते में जमा हुआ है, तो उसका अर्थतंत्र में उस पैसे को भी घुमाया जा सकता है कि नहीं घुमाया जा सकता? अर्थतंत्र में घुमाया जा सकता है ना। तो घुमाया कैसे जाएगा? लोगों को मतलब लोन दे के घुमाया जा सकता है, लेकिन ऐसे पैसों में से कैसे को लोन दी जा सकती है? ऐसे पैसों में से बड़ी बड़ी लोन नहीं दी जा सकती, ऐसे पैसों में से छोटी छोटी लोन दी जा सकती है, माइक्रो फाइनेंस किया जा सकता है। लेकिन माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? उसमें 1 लाख से भी कम रकम का लोन होता है, 50,000 का, 25,000 का, 10,000 का। किसी को मोबाइल लेना है तो मोबाइल के लिए 10,000 का लोन ले लिया, किसी को वॉशिंग मशीन लेना है तो 16,000 का लोन लिया, किसी को LED स्क्रीन TV लेना है तो उसने 25,000 का लोन ले लिया। तो उन सबको माइक्रो फाइनेंस बोलते हैं, लेकिन उसके ऊपर ब्याज का रेट अधिक लगता है। तो बैंकिंग सुविधा का, इस बैंकिंग सुविधा के द्वारा गरीबी के मूल में घा करने के लिए, मूल में घा करना मतलब चोट पहुंचाना, तो गरीबी को दूर करना है तो गरीबी को चोट पहुंचाना है, गरीब को नहीं चोट पहुंचाना है, गरीबी को चोट पहुंचाना है ना। हो गया चैप्टर खत्म। ऐसा क्यों बोला है कि गरीबों को? गरीबी का मूल अर्थात क्या? गरीबी का मूल क्या होता है कि पहली गरीबी क्यों रहती है, तो उसका मूल यह है कि उसको बचत कर नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। लेकिन बचत करने का यहाँ पे उसको एक मौका मिल जाता है ना। और बचत करने का मौका मिल जाता है तब जाके कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उसी में से लोन दी जा सकती है, गरीब लोगों को ही। तो उसी में से गरीब लोगों को लोन दी जा सकती है, तो ये माइक्रो फाइनेंस बोल दिया, समझ लीजिए उसको, है ना। तो लोन दी जा सकती है, तो वो अपने उस लोन का उपयोग करके वो वॉशिंग मशीन या TV तो नहीं खरीदेंगे, खरीदना नहीं चाहिए। उस लोन का उपयोग करके उसको ऐसे साधन खरीदने चाहिए जिसकी वजह से उसकी गरीबी कम हो, है ना। तो लेकिन वो कर सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में सिस्टम थोड़ा बिगड़ा हुआ है, पूरा समाज बिगड़ा हुआ है, इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है ना सब। लेकिन चाहे तो वो अपने खुद के ऊपर निवेश कर सकते हैं, अपने छोटे मोटे साधन के ऊपर निवेश कर सकते हैं, है ना। किसी के पास मतलब इलेक्ट्रिक का काम आता है, लेकिन उसके पास ड्रिल मशीन नहीं है, पकड़ नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसके पास पैसा नहीं है, तो वो लोन ले सकता है। किसी को गैरेज का काम आता है, लेकिन गैरेज का काम करने के लिए उसको थोड़ा बहुत साधन जो चाहिए वो नहीं है, तो लोन लेके वो गैरेज के साधन खरीद सकता है। लेकिन लोन लेने के लिए उसको, लोन देने के लिए भी ज़्यादा गरीब को लोन देने के लिए पैसा भी गरीबों का यूज़ करने में आ रहा है यहाँ पे। लेकिन गरीबों का पैसा यूज़ करने में आ रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि गरीबों से उसके पास पैसा छीन लिया है, उसके पास बचत करवाई गई है ताकि वो भविष्य में अपने पैसे का उपयोग कर सके। जिस प्रकार उसके पैसे आज किसी और को उपयोग में आ रहे हैं, इसी प्रकार किसी और के पैसे उसको भी उपयोग में आ सकते हैं भविष्य में। और खुद के पैसे तो उपयोग में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो गरीबी की, बोला, गरीब लोगों के लिए खोला जाता है। हाँ, ये गरीब लोगों के लिए खोला जाता है। लोग जिसके पास ऑलरेडी कोई भी अकाउंट हो, ऑलरेडी कोई भी अकाउंट खुलवाया गया हो, कोई भी खाता खुलवाया गया हो, वो नहीं खोल सकते। ये तो किसी के पास एक भी खाता नहीं है, वो लोग ही ये खाता खुलवा सकते हैं। अभी तक उसने कोई भी बैंक में खाता नहीं खुलवाया है, वो लोग ये खाते में पैसा खुद रख सकते हैं। अभी तक वो लोग क्या करते हैं? गरीब लोग असंगठित क्षेत्र में पैसा जमा करवाते थे, मंडल में पैसा जमा करवाते थे, VC खुलवाते थे, उन सब में पैसा जमा करवाते थे, बचत करवाते थे। फिर वो कभी कभी ये भी होता था, वो VC खोलने वाला जो होता था वो सबके पैसे, गांव के सबके पैसे लेके भाग जाता था, हाँ। ऐसा भी बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। तो इससे अच्छा है कि वो अपने ही खाते में पैसा जमा करवाए। ठीक है।